हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक को। लास्ट क्लास में हमने प्राइस इलास्टिसिटी का मीनिंग और उसके मेजरमेंट की डिग्रीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी के कोएफिशिएंट को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो हमें 4 मेथड्स के बारे में पढ़ना है। हम स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट मेथड, दैट इज़ परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड हम प्राइस इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है E इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी है इसलिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसे अगर और हम सॉल्व करें तो देखो E इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो इसको हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि क्वांटिटी में चेंज कितना आया है। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी और मल्टीप्लाई बाय 100। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और वैसे ही हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकाल सकते हैं कि प्राइस में कितना चेंज आया है, इनिशियल प्राइस कितना था मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये चेंज का परसेंट बता देंगे। जब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ रखें तो इस तरीके से बनेगा डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय 100। ये डिवाइड बाय है ना, तो ये डिवाइड बाय का साइन, डेल्टा P अपॉन P मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, E इक्वल टू डेल्टा P E इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइड बाय डेल्टा P अपॉन P। मैंने डिवाइड बाय का सिंबल लगा दिया। अब इस डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है तो ये बाद की वैल्यू क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाएगी। तो E इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय P अपॉन डेल्टा P। ठीक है, डिवाइड का साइन लगाया तो ये वैल्यू उल्टी हो गई, P अपॉन डेल्टा P। अब सिंपली डेल्टा वाली वैल्यूज़ को एक तरफ लेना है और नॉर्मल वैल्यूज़ को एक तरफ लेना है। तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q। ठीक है, हेयर डेल्टा Q इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा P इक्वल टू चेंज इन प्राइस, P इक्वल टू इनिशियल प्राइस एंड Q इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते समय जब हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रही हूँ मैं, तो हमें ये पता है कि प्राइस में और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होगी, डेफिनेटली कम होगी। कितनी होगी इसे नहीं पता, हमें ये नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली कम होगी। देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमें पता है। ठीक है, तो जब भी हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। और जब इन्वर्स रिलेशनशिप होता है ना, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू हमेशा कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, ऑलवेज नेगेटिव आएगी। ठीक है, E की वैल्यू कैसे आएगी, ऑलवेज नेगेटिव आएगी, क्योंकि देयर इज़ अ इन्वर्स रिलेशनशिप। एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा तो वैल्यूज़ हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव आएगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें नेगेटिव साइन को क्या कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। उससे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या आएगा, थोड़ा सा सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो आंसर आना है वो नेगेटिव ही आना है। तो आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करो, उसके बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जब इलास्टिसिटी की वैल्यू आ जाए तो उसके आगे बाय डिफ़ॉल्ट किसका साइन लगा दो, माइनस का लगा दो। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्पज़ से हम नेगेटिव साइन को
प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते समय क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी का बाय डिफ़ॉल्ट आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। एग्जाम्पल नंबर 1, 5% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 15% राइज इन डिमांड। देखो दोनों वैल्यूज़ किस में दे रखी हैं, परसेंटेज के टर्म में दे रखी है, तो हम एक सिंपल सा परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। से E इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है ना। क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में 15% का चेंज हो रहा है, प्राइस में कितने परसेंट का चेंज हो रहा है, 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू -3। बाय डिफ़ॉल्ट आंसर माइनस में होता है, अगर आप माइनस नहीं भी लगाते हैं तो भी इसका मीनिंग किससे निकाला जाएगा, माइनस से निकाला जाएगा, ठीक है। इलास्टिसिटी कैसी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 6 to 4, ठीक है। तो पहले हम सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं कि हमारे पास में क्या क्या है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्राइस 6 से 4 हो गया, तो हम ये बोलते हैं कि अगर प्राइस P1 P2 अगर ले लें हम, या प्राइस P था ₹6, उससे कितना हो गया, 4 हो गया, यानी P1 कितना हो गया, 4 हो गया। अकॉर्डिंगली क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी Q कितना था, 10 था, और 10 से क्वांटिटी कितना हो गया, जब प्राइस कम होता है तो ओब्वियसली क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, तो Q1 कितना हो गया, 15 यूनिट्स हो गया। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हमें कोई भी टर्म परसेंटेज में नहीं गिवन है तो हम प्रोपोर्शनेट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q, ठीक है। तो हमारे पास में अभी देखो इनिशियल प्राइस है, इनिशियल क्वांटिटी है, हमारे पास में डेल्टा P और डेल्टा Q नहीं है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं डेल्टा Q और डेल्टा P। अब डेल्टा Q जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि Q में से Q1 माइनस करें या Q1 में से Q माइनस करें, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाले को माइनस करना चाहिए, Q1 माइनस Q, तो 15 माइनस 10 करेंगे, ठीक है। वैसे ही P1 माइनस P करेंगे तो 4 माइनस 6 करेंगे। देखो आप Q में से Q1 को माइनस करो या P में से P1 को माइनस करो, डजेंट मैटर, आप हमेशा इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है। दोनों का डिफरेंस ले लो, किसी में से किसी को माइनस करना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक वैल्यू निगेटिव आएगी ही आएगी, क्योंकि दोनों में अपोजिट रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी गिरेगी, प्राइस कम होगा क्वांटिटी बढ़ेगी। तो यहाँ अगर 15 में से 10 माइनस करोगे तो आंसर प्लस का 5 आएगा, लेकिन यहाँ 4 में से 6 को माइनस करोगे तो आंसर माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो वैसे भी हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम माइनस के साइन को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कभी माइनस की वजह से हम मैथमेटिकली उसमें कुछ गलती कर जाएं और हमारा आंसर रॉन्ग आ जाए, ठीक है। तो माइनस के साइन को इग्नोर करो, किस में से किसको माइनस करना है डजेंट मैटर, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 6 और 4 का डिफरेंस होता है 2, डेल्टा P इज इक्वल टू 2। 10 और 15 का डिफरेंस होता है 5, डेल्टा Q इक्वल टू 5, ठीक है। सारी वैल्यूज़ आ चुकी है, फॉर्मूले में पुट करते हैं। डेल्टा Q इक्वल टू 5, डेल्टा P इक्वल टू 2, इनिशियल प्राइस इक्वल टू 6 एंड इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू 10, ठीक है। सॉल्व करें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, तो आंसर आएगा 3/2, ठीक है। आप इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। अगर इसको और आगे सॉल्व करें तो 3/2 का मीनिंग होता है से 1.5, ठीक है। तो व्हाट इज द इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, -1.5। तो बाय डिफॉल्ट माइनस का साइन लगा दिया, वो आएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो आप माइनस के साइन को इग्नोर करो, ओनली फॉर प्राइस इलास्टिसिटी। मैं सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रही हूँ, ठीक है। माइनस का साइन इग्नोर करो क्योंकि वो आना ही आना है लास्ट में, तो साइन को इग्नोर करने के बाद हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और अकॉर्डिंगली दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम एक दो डिफरेंट एग्जांपल्स को और समझते हैं, उससे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 100 टू 60। ठीक है, तो हमारे पास में फर्स्ट जो भी वैल्यूज़ हैं हम उनको लिख लेते हैं। प्राइस, इनिशियल प्राइस हमें गिवन है, इनिशियल प्राइस हमें गिवन है ₹100 और वो कम होके कितना हो गया है 60। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी हमें गिवन है 30, हमें फाइंड आउट करना है Q1, न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, और हमें इलास्टिसिटी गिवन है 1.5। देखिए माइनस का साइन नहीं भी लगा है तो भी इसका मीनिंग क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, तो माइनस साइन लगाना या नहीं लगाना डजेंट मैटर। इलास्टिसिटी आपको गिवन है 1.5। आपको अभी क्या फाइंड आउट करना है, अब इलास्टिसिटी फाइंड आउट नहीं करनी है, अब चेंज क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम वही हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। E इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q। ठीक है, तो फर्स्ट डेल्टा Q और डेल्टा P की हमें रिक्वायरमेंट है। डेल्टा Q हमें पता नहीं है क्योंकि हमारे पास में Q1 नहीं है, तो डेल्टा Q की जगह हम डेल्टा Q ही लिख देंगे। डेल्टा P हमें पता है, दैट इज़ 100 माइनस 60 40। इनिशियल प्राइस हमें पता है, दैट इज़ 100। इनिशियल क्वांटिटी हमें पता है 30, और अभी हमें इलास्टिसिटी भी पता है, दैट इज़ 1.5। ठीक है, 1.5 है, पॉइंट हटा के मैं नीचे 10 लगा देती हूँ। अब सॉल्व करें इसे। ठीक है, इजी तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ये इस तरीके से सॉल्व हो गया, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब डेल्टा Q और 10 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है ना, तो पहले मैं लिख रही हूँ 15 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 10 और डेल्टा Q ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया 10Q डिवाइड बाय 40 इंटू 3 120। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इस तरीके से। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10Q इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 120। ठीक है, नाउ 10Q इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 120। इस 10 को यहाँ ले जाएंगे तो ये डिवाइड बाय 10 में आ जाएगा। ठीक है, या आप इसको यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100Q कर लीजिए, 100Q 15 बाय 120। ठीक है, और अगर आपको Q की वैल्यू निकालनी है तो 100 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 मल्टीप्लाई बाय 12 क्वांटिटी इज इक्वल टू 18। ठीक है, डेल्टा Q इज इक्वल टू 18। देखो अभी हमारा मिसिंग फिगर क्या था, अभी हमारा मिसिंग फिगर था डेल्टा Q। तो हमें वैल्यूज़ भी किसकी फाइंड आउट हुई है, डेल्टा Q की फाइंड आउट हुई है। डेल्टा Q इक्वल टू 18, लेकिन क्या हमें डेल्टा Q निकालना है। डेल्टा Q का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। हमें डेल्टा Q नहीं निकालना है, हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है नेक्स्ट चेंज्ड क्वांटिटी निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है एज पर लॉ ऑफ डिमांड, अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी 30 थी, आपको ये पता है कि क्वांटिटी में चेंज कितना आ रहा है, 18 यूनिट्स का आ रहा है। चेंज 18 यूनिट्स का आ रहा है। आपको ये पता है कि प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होनी है, इंक्रीज़ होनी है, बढ़नी है। देयर इज़ अ इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो 30 में इस 18 को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये चेंज है ना, तो 30 में 18 को ऐड कर लेंगे। तो व्हाट इज़ Q1? Q1 इज़ 30 प्लस 18 दैट इज़ 48। तो आंसर कितना आ जाएगा, द चेंज क्वांटिटी इज इक्वल टू 48 यूनिट्स। ठीक है ना। अगर आप इसको मैथमेटिकल तरीके से करते हो तो आपको माइनस का साइन ध्यान रखना होगा। जब आप माइनस के साइन को ध्यान में रख के क्वेश्चन को करोगे तो हो सकता है कहीं पर भी आपसे कोई सिली मिस्टेक हो जाए और फिर आंसर आपका रॉन्ग आ जाए। तो बेटर यही है कि आप पूरे क्वेश्चन में नेगेटिव साइन को इग्नोर करो, आप अपने आंसर तक पहुंच जाओ।
आपके पास में चेंज आ चुका है कि चेंज कितना हुआ है, 18 यूनिट से हुआ है। अब देखो प्राइस कम हो रहा है तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़नी ही है। कितने से बढ़ी है, 18 से बढ़ी है, तो 30 + 18 आपका आंसर कितना आ जाएगा, द न्यू क्वांटिटी इज 48। ठीक है, अब एक क्वेश्चन प्राइस के अकॉर्डिंग भी करके देख लेते हैं, प्राइस को चेंज करके भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज फ्रॉम 60 to 30। तो अब देखते हैं हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज अवेलेबल हैं। इनिशियल क्वांटिटी है 60 और Q1 है हमारे पास में 30। देखो क्वांटिटी कम हो रही है। इनिशियल प्राइस है हमारे पास में 10 और हमें P1 फाइंड आउट करना है और इलास्टिसिटी गिवन है हमारे पास में 2। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज E = डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q। डेल्टा Q है 60 - 30 करेंगे 30। डेल्टा P हमें पता नहीं है तो डेल्टा P की जगह पर हमने क्या लिख दिया, डेल्टा P। प्राइस गिवन है 10 और क्वांटिटी 60। ठीक है, इलास्टिसिटी गिवन है 2। अब इसे सॉल्व करें। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें P1 फाइंड आउट करना है। पहले हम डेल्टा P फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके नीचे ले लेंगे 1। भाई जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसके नीचे हम 1 अज्यूम कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ईजी रहेगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं। सॉल्व करें, 2/1 = ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 30 एंड 6 डेल्टा P। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये हो गया 6 × 2 = 12 डेल्टा P = 30 मल्टीप्लाई बाय 1 30। ठीक है, नाउ व्हाट इज डेल्टा P? डेल्टा P = 30 डिवाइड बाय 12। आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा 2.5। ठीक है, डेल्टा P हमारे पास में आया है 2.5। हमारे पास में P1 नहीं आया है, आंसर नहीं आया है अभी। ये तो डेल्टा P की वैल्यू आई है। अब हमें P1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो एज पर लॉ ऑफ डिमांड अगर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है तो कहीं ना कहीं प्राइस क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। कितने से बढ़ा है प्राइस, 2.5 रुपीज़ से बढ़ा है। तो इनिशियली प्राइस कितना था, 10 का। अब प्राइस बढ़ाना है, प्राइस कितने से बढ़ाना है, 2.5 से बढ़ाना है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P1? द P1 इज़ ₹12.5। इस तरीके से। ठीक है, तो या तो इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने का क्वेश्चन पूछेंगे या चेंज्ड क्वांटिटी और चेंज प्राइस कैलकुलेट करने का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द सेकेंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डिमांड कर्व के किसी पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी हो। ठीक है, पॉइंट पर, तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है और हमें इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है और उन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में प्राइस का जो चेंज है वो कैसा है, वो है इन्फिनिटेसिमल। इन्फिनिटेसिमल मीन्स आप बोल सकते हो बिल्कुल ज़रा सा, अत्यंत सूक्ष्म, बिल्कुल कम अगर प्राइस में चेंज हो रहा है। कम चेंज कैसे होना, मान लो कि एक कार के प्राइस के बारे में बात की जा रही है कि कार का इनिशियल प्राइस था 5 लाख रुपीज़। ठीक है, और चेंज होके उसके कर लिया 5,100 रुपीज़। तो 5 लाख पर 100 रुपीज़ का चेंज, तो ये चेंज क्या है, ये बिल्कुल माइनर सा चेंज है ना, इन्फिनिटेसिमल चेंज है। तो इस तरह के चेंज के समय हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, तब हमें परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए। हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो मेथड यूज़ होगा दैट इज़ पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड।
तो अगर वैल्यूज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन है तो हम पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड माइनस डी क्यू अपॉन डी पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। ठीक है, ये मेथड तभी यूज़ करना है जब प्राइस का चेंज कैसा हो, बिल्कुल माइनर सा हो। 100 रुपीज़ पे 1 रुपये का चेंज आ रहा है, 5 लाख रुपीज़ पे 10 रुपीज़ का 100 रुपीज़ का चेंज आ रहा है, दैट इज़ इन्फिनिटेसिमल चेंज, बिल्कुल ज़रा सा चेंज। तब क्या यूज़ करेंगे, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला एंड दिस डी क्यू माइनस डी क्यू अपॉन डी पी। ठीक है, आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू डायरेक्टली गिवन होगी। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो इस डेरिवेटिव के वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। दिस इज प्राइस, इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी, ये भी आपको वैल्यूज गिवन होगी। तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, चेंज नहीं गिवन होगा क्योंकि चेंज माइनर सा है, तो आपको इसके लिए क्या क्वेश्चन में गिवन होगा, डेरिवेटिव गिवन होगा, दैट इज माइनस डी क्यू अपॉन डी पी। लेकिन अगर आपको ग्राफिकली वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, कि आपसे बोला जाए कि डिमांड कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, तब हम किस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल होगा, देखिए ये डिमांड कर्व है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर प्राइस। अब मैं आपको इस डिमांड कर्व पे 5 पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके बता रही हूँ। 5 पॉइंट कौन से हो सकते हैं, देखो दिस इज पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, सेम होगा, ये एक पॉइंट तो कॉमन है। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये भी कॉमन होगा। इस पूरे ग्राफ के बिल्कुल मिड का पॉइंट, बिल्कुल सेंटर का पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट तो फिक्स है ना। अब क्या हो सकता है कि इस पॉइंट से मैं अगर इसको A नाम दूं और इसको C नाम दूं, तो इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट, कोई भी, क्योंकि सेंटर फिक्स रहेगा, y एक्सिस और x एक्सिस का पॉइंट फिक्स रहेगा। अब इन दोनों के बीच में आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, वहाँ इलास्टिसिटी की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लें, मान लीजिए मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया B, ठीक है, और C और इसको अगर मैं नाम देती हूँ E, तो C और B के बीच में कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया D। अब ये 5 पॉइंट है, इसके अलावा तो कोई पॉइंट नहीं हो सकता। एक्सट्रीम y, एक्सट्रीम x, बिल्कुल सेंटर, सेंटर और एक्सट्रीम y के बीच में कोई पॉइंट और सेंटर और एक्सट्रीम x के बीच में कोई पॉइंट, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं हो सकता। अब इस पर इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट मैं बात कर रही हूँ ऑन द पॉइंट A। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, द फॉर्मूला इज लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। ठीक है ना, लोअर सेगमेंट, मान लीजिए समझने के पर्पज से मान लीजिए कि ये जो गैप है ये 1 सेंटीमीटर का है, यानी जो टोटल डिस्टेंस है 1 2 3 4 सेंटीमीटर की ये लाइन है, मान लेते हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं अब आपसे बोलूँ कि A पॉइंट पर फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, व्हाट इज लोअर सेगमेंट, कि पूरा का पूरा क्या है, लोअर सेगमेंट है ना, तो लोअर सेगमेंट तो है आपके पास में 4, और अपर सेगमेंट क्या है, अपर सेगमेंट तो ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ आ जाएगा 0। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 डिवाइड बाय 0, दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, 0 की टेबल नहीं होती है, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑन पॉइंट A, दिस इज इनफाइनाइट। ठीक है, B पॉइंट की बात करें, या ऐसे बोले A से लेके C तक के किसी भी पॉइंट की अगर बात करें, हमारे एग्जाम्पल में वो पॉइंट कितना है, वो है B पॉइंट। फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। ठीक है, लोअर सेगमेंट कितना है, अब देखो लोअर सेगमेंट ज़्यादा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि लोअर सेगमेंट इज मोर देन अपर सेगमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोअर सेगमेंट इज 3, फॉर एग्जाम्पल लोअर सेगमेंट इज 3 एंड अपर सेगमेंट इज 1। तो आप बताओ आंसर कैसे आएगा, जब न्यूमरेटर वैल्यूज़ बड़ी होती हैं डिनोमिनेटर वैल्यू से, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, मोर देन 1 में आएगा। ठीक है, 3 डिवाइड बाय 1 करो, 4 डिवाइड बाय 2 करो, 5 डिवाइड बाय 2 करो, आंसर हमेशा जब न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होती है, तो आंसर हमेशा क्या आता है, मोर देन 1 में आता है।
तो ए से सी तक के किसी भी पॉइंट पर अगर आप पॉइंट इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे तो इलास्टिसिटी हमेशा कैसे निकलेगी, मोर देन 1 निकलेगी। ठीक है, अब सेंटर पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर सी बिल्कुल सेंटर में है। फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। अब यहाँ पर लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट दोनों बराबर हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तब सेम वैल्यूज़ को आप डिवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो बिल्कुल मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब आगे बात करें डी पॉइंट। सेंटर और एक्स एक्सिस के पॉइंट के बीच में कोई सा भी पॉइंट ले लिया, कोई सा भी, तो हमारे एग्जाम्पल में वो पॉइंट क्या है, हमारे एग्जाम्पल में वो पॉइंट है डी। फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। नाउ लोअर सेगमेंट इज स्मॉल देन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट इज लेस देन अपर सेगमेंट। ठीक है, मान लीजिए ये 1 है, तो अपर सेगमेंट कितना हो गया, 3 हो गया, तो 1 डिवाइड बाय 3। जब न्यूमरेटर की वैल्यूज़ कम होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ ज़्यादा होती है, आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा, हमेशा डेसिमल में आएगा। और पॉइंट और डेसिमल का मीनिंग क्या होगा, 1 से कम। तो इलास्टिसिटी क्या रहेगी यहाँ पर, 1 से कम रहेगी, लेस देन 1। तो आप सेंटर और एक्स के बीच में किसी भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे तो इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आएगी, इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी लेस देन 1। At point D, the value of elasticity is equal to less than 1. Last, E पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 5। E पर देखो फॉर्मूला वही, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। ठीक है, अब लोअर सेगमेंट है क्या कुछ, लोअर सेगमेंट तो 0, पूरा का पूरा अपर सेगमेंट है। तो जब 0 में 4 का डिवाइड लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। फॉर्मूले के बेस पर, वैल्यू के बेस पर पूछे तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगाना है जब प्राइस का चेंज माइनर सा हो, ठीक है ना। और अगर आपको ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन पूछे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके बताइए, तो ये तरीका है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर डिमांड करके किसी भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। द नेक्स्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर, और आपको अगर क्वेश्चन में रेवेन्यू गिवन है तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, रेवेन्यू क्या होती है, देखिए मान लीजिए कि कोई डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर के लिए अगर हमें इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा वो डॉक्टर के लिए रेवेन्यू होगी। ठीक है, या किसी भी पर्सन का जो एक्सपेंडिचर होता है वो सामने वाले पर्सन के लिए रेवेन्यू होती है। तो अगर क्वेश्चन में रेवेन्यू दे रखी है तो भी यही मेथड यूज़ करना है, एक्सपेंडिचर दे रखा है तो भी ये मेथड यूज़ करना है। अब ये मेथड यूज़ कब करते हैं, जब आपको सिंपली ये फाइंड आउट करना हो कि डिमांड इलास्टिक है और इनइलास्टिक। क्यों, क्योंकि इस मेथड में वी कैन नॉट फाइंड आउट एग्जैक्ट कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। हम कैलकुलेशन करके एग्जैक्टली ई की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना पता कर सकते हैं कि डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस मेथड के अकॉर्डिंग 3 सिचुएशन होती है। देयर आर ओनली 3 सिचुएशन। कौन कौन सी? फर्स्ट सिचुएशन ये बोलती है कि मान लीजिए क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ गिवन है उनके अकॉर्डिंग प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और जब आपने कैलकुलेट किया तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होने लगा था, इंक्रीज़ होने लगा था। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आपको क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में से क्या ढूंढ के निकालना है, प्राइस ढूंढ के निकालना है और टोटल एक्सपेंडिचर ढूंढ के निकालना है। अगर क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर नहीं गिवन है तो टोटल एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर निकालने का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। हमने कितनी यूनिट्स खरीदी और पर यूनिट प्राइस क्या है, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर।
तो हमें इस क्वेश्चन में टी चाहिए और प्राइस चाहिए, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए। क्वांटिटी से हम सिर्फ क्या निकाल लेंगे, टी निकाल लेंगे। हमने इनिशियल वैल्यूज़ लिखी क्वेश्चन से, हमने देखा कि प्राइस बढ़ा रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, या प्राइस को अगर कम कर रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। अगर हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या देंगे, द इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, दैट मीन्स द डिमांड इज इनइलास्टिक। इस मेथड में कैलकुलेशंस नहीं होती है, वी कैन नॉट फाउंड एग्जैक्ट कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। ठीक है, हम कैसे पता करेंगे, हम देखेंगे कि प्राइस, क्वेश्चन में अगर प्राइस बढ़ रहा है और साथ में टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, यानी दोनों का सेम मूवमेंट है, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। दूसरी सिचुएशन ये बोलती है कि मान लीजिए प्राइस बढ़ा या प्राइस कम हुआ, 10 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, प्राइस बढ़ा या कम हुआ, क्वेश्चन से आपको पता चल गया, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, वो उतना का उतना ही है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, तो हम बोलेंगे इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल टू 1 है। ठीक है, इक्वल टू 1 को हम क्या बोलते हैं, दैट इज यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ एक, कि मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियल प्राइस था ₹5 और प्राइस बढ़ के हो गया ₹6। आपने क्वेश्चन में से ढूंढ के वैल्यूज लिखी। क्वांटिटी, जब प्राइस 6 था आप खरीदते थे 6 यूनिट्स, और जब प्राइस बढ़ गया आपने कम कर दिया खरीदना, वो कितना हो गया 5। आपको टोटल आउटले मेथड से बताना है कि इनकम इज इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 और लेस देन 1, द डिमांड इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पहले क्या चाहिए, टी चाहिए, क्योंकि इस मेथड में हमें प्राइस का कंपैरिजन टी के साथ करना होता है। तो हमने टी निकाला, टी इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो 5 × 6, टी कितना निकला, 30 रुपीज़। 6 × 5, TE1 कितना निकला, TE1 निकला 6 × 5, 30 रुपीज़। ठीक है, वैल्यूज आ गई सारी। अब देखें प्राइस में क्या चेंज हो रहा है, भाई प्राइस बढ़ गया है तो प्राइस इंक्रीज हुआ। क्वांटिटी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कंपैरिजन किसके साथ करना है, टोटल एक्सपेंडिचर के साथ करना है। क्या चेंज आया टोटल एक्सपेंडिचर में, प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, वो पहले भी 30 था, वो अभी भी 30 है। तो बताइए व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपका आंसर क्या होगा, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, इस मेथड में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ता, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, जस्ट कंपेयर करना है। किसमें कंपेयर करना है, प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में। प्राइस भी बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, प्राइस भी गिर रहा है, एक्सपेंडिचर भी गिर रहा है, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में, इलास्टिसिटी लेस देन 1, द डिमांड इज इनइलास्टिक। प्राइस में चेंज किया, टोटल एक्सपेंडिचर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक। नाउ थर्ड एंड लास्ट सिचुएशन, प्राइस में चेंज किया, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अकॉर्डिंगली टोटल एक्सपेंडिचर इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है। प्राइस बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, प्राइस कम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, दोनों एरोस क्या है, उल्टे डायरेक्शन में है, इनवर्स डायरेक्शन में है। तो अगर ऐसा रिलेशन देखने को मिलेगा तो आप क्या बोलोगे, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू मोर देन 1, डिमांड क्या है, इलास्टिक। ठीक है, तो ये 3 ही पॉसिबल सिचुएशन होती हैं टोटल आउटले, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन है। कंपैरिजन किस में करना है, कंपैरिजन प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में करना है, प्राइस और क्वांटिटी में नहीं करना है। क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है तो क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू गिवन होगा, इनकम गिवन होगी, वो आप यूज़ कर लोगे, एक ही बात है। ठीक है, और जस्ट आप आंसर करोगे द डिमांड इज इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और इनइलास्टिक।
द नेक्स्ट मेथड इज आर्क इलास्टिसिटी मेथड। ठीक है, आर्क इलास्टिसिटी मीन्स जब हमें डिमांड कर्व पे किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, तो ये डिमांड कर्व है और ये जो है ये आर्क है, 2 पॉइंट्स में अगर हमें इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज़ करते हैं। ये क्यों यूज़ करते हैं? जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट पर आपको इलास्टिसिटी, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, तो कन्फ्यूज़न ये होता है कि बेस किसे लें, इनिशियल इसे माने और इसे चेंज माने, या इनिशियल इसे माने और चेंज इसे माने, हमें ये नहीं पता होता है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स का क्या लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, और एवरेज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनता है, Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P2 डिवाइड बाय P1 माइनस P2। Here P1 and Q1 both are original price and quantities and P2 and Q2 are new ones। ठीक है ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल से मैं इसे सॉल्व करके बताती हूँ आपको सारी वैल्यूज़ क्वेश्चंस में गिवन है, P1, P2, Q1 और Q2। ये मेथड हम तब यूज़ करेंगे जब प्राइस में चेंज क्या होगा, समवॉट लार्ज। जैसे हमने अभी पढ़ा कि पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड तो हम तब यूज़ करेंगे जब प्राइस में चेंज कितना होगा, बिल्कुल इन्फिनिटेसिमल होगा, बिल्कुल ज़रा सा होगा। लेकिन यह काफ़ी एक सफिशिएंट 100 से 150 होना, 100 से 50 होना, एक सफिशिएंट एक अच्छे अमाउंट का जब चेंज होगा तब हम इस मेथड को यूज़ करेंगे, आर्क इलास्टिसिटी मेथड को। ठीक है, तो जैसे ये वैल्यूज़ दे रखी है, अब आपको इसमें कौन सा मेथड लगाना है, आपको इसमें आर्क इलास्टिसिटी मेथड ही लगाना है। ठीक है, परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट से भी इसे सॉल्व नहीं करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, देखो मैं सॉल्व करके बताती हूँ। फॉर्मूला Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 50। अगेन प्राइस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं हम, तो माइनस के साइन को इग्नोर करना है। ठीक है, Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 हो गया 250। P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 ये हो गया 900। ठीक है, और P1 माइनस P2 ये हो गया 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1.8। ठीक है, तो दैट इज आर्क हमें तभी यूज़ करना है जब हमें दो लार्जर पॉइंट्स दे रखे हो जिनमें प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस हो, या दो कर्व के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में हमें क्या करनी हो, इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है।